वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स एचएससी बोर्ड एग्जाम 2022 में जो स्टडी कर रहे 11 से 12th में प्रमोट हो चुके हैं, इनके लिए ऑक्सीलेशन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया सर? बीच में के चैप्टर कहाँ गायब हो गए? तो इसका रीजन है स्टूडेंट, ये रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड है। इसके लिए आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ फोर्स, मतलब कुछ फार्मूलेज, पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सभी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने नॉलेज गेन किया है। ओके, तो इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले स्टूडेंट इस वीडियो को पहले लाइक ठोकना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि स्टूडेंट 2022 के लिए मुझे लगता है कि YouTube पे महाराष्ट्र में खाली मैं ही अकेला पढ़ा रहा हूं। और एक्चुअल में जिन बच्चों को लगता है कि मुझे और भी पढ़ाई करना है एक्स्ट्रा, तो मैंने 2021 में पूरे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, पूरे के पूरे 2021 के स्टूडेंट के लिए। तो वही सिलेबस है, कंटेंट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, खाली बस इसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं रहने वाला है। मैं पूरा की पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिलहाल में सिलेबस डिलीटेड होने वाला है नहीं होने वाला है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीलेशन की कुछ नॉलेज देंगे, और सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, जिस कॉन्सेप्ट में बच्चे अटकते हैं, फंस जाते हैं, उसको मैं क्या करने वाला हूं, बाहर निकालने वाला हूं। जैसे कि ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है ना, वाइब्रेटरी मोशंस क्या होता है, एसएचएम क्या वर्ड है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस वर्ड क्या है, ये कहां से आ गया, इसका ओरिजिन कौन है, तो ये देखना बहुत जरूरी है आज के वीडियो में। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे हम लोग बात करते हैं कुछ छोटे मोटे चीजों की, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी दी थी। बाद में ऑक्सीलेशन की डिफाइन देखते हैं। तो चलो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहां पे पीरियड क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, पीरियड सिंपल वर्ड है। हम लोग ऑक्सीलेशन देख रहे, तो जैसे कि हम लोग सर्कुलर मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना, उसको कहते थे पीरियड। अब यहां पे ऑक्सीलेशन वर्ड पता होना चाहिए, है ना। ऑक्सीलेशन एक कंप्लीट करना, इतना ध्यान रखो, क्योंकि ऑक्सीलेशन की डिफाइन बाकी है अपनी। तो यहां पे लिख सकते हैं द टाइम टेकन, क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय दी पार्टिकल बोलेंगे हम लोग, ठीक है, पार्टिकल टू कंप्लीट वन क्या करना चाहिए, ऑक्सीलेशन करना चाहिए, है ना, इज कॉल्ड एज द पीरियड। इसको पीरियड करेंगे। इसका सिंबल कैपिटल टी होता है, ध्यान देना है बस। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं याद दिला, नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, है ना, नंबर्स ऑफ यहां पे ऑक्सीलेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम। कुछ लोग रेसिप्रोकल ऑफ, इसका सिंबल होता है स्टूडेंट यन, ठीक है। P2 में, फिजिक्स 2 में इसको एफ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। न्यू एक सिंबल होता है, देखो फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल रख सकते हैं यन, एक एफ होता है, एंड एक होता है वी, नहीं है न्यू है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल डिफाइन देखेंगे, पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं। देखो पीरियड अलग है, पीरियोडिक मोशन अलग है। पीरियड किसको कहते हैं, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होना। ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दे रहा, क्यों, रोटेशनल डायनामिक में सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऐसे दो को कंबाइन किया गया है स्टूडेंट। वैसे यहां पे ऑक्सीलेशन की बात चली नहीं, अभी तक हम लोग ऑक्सीलेशन पे पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए ओनली ऑक्सीलेशन वर्ड याद रखना है। यहां पे सर्कुलर मोशन में कंप्लीट सर्कुलर मोशन होना, है ना, इसको पीरियड कहते थे, मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन। अब ऑक्सीलेशन पता नहीं है आपको, फिलहाल में किसी को पता भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो नहीं बताया आपको, इसलिए नहीं बता पा रहा हूं। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, इसका एग्जांपल है, लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स का मैं अभी तक चिपका नहीं रहा हूं बच्चों उस एग्जांपल के, किसको, ऑक्सीलेशन को। जो मोशन रिपीट एक हो गया सर, जैसे कि एक एग्जांपल ये सन ले लिया या अर्थ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 36514 डेज, है ना। पहले मोशन के लिए, एक कंप्लीट मोशन के लिए लगेगा पीरियड, दूसरे मोशन में वही, तीसरे मोशन में वही, चौथे मोशन में वही, और सेम पाथ हो, इसको पीरियोडिक मोशन कहना है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना, उसको पीरियड कहा था हमने। वैसे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन बोलेंगे रिवॉल्यूशन की जगह पे। पीरियोडिक मोशन किसको कहेंगे, जो मोशन रिपीट हो। देखो एक बार एक हो गया, ये हो गया पीरियड। अब देखो दूसरी बार हो रहा है, टाइम वही, पाथ वही हो, टाइम भी उतना ही लगे और पाथ भी सेम हो, इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन।
बात समझ में आ रही है? जैसे फैन है, फैन मोशन कर रहा है 1 सेकंड, एक कंप्लीट, दूसरे टाइम पाथ वही है और टाइम भी 1 ही सेकंड लग रहा है कंप्लीट करने में, उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ये कब पॉसिबल है? अगर फ्रिक्शन ना हो तो। जैसे कि कोई चीज है जमीन पे चल रही है तो फ्रिक्शन तो बताऊंगा, चलो आप भी नहीं बताऊंगा, रिसर्च में बताऊंगा। तो इसके लिए क्या डिफाइन लिख सकते हैं? तो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, देखो दी मोशन है ना विच रिपीट्स है ना इटसेल्फ, देखो द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ, क्या लिखेंगे? ऑन अ सेम पाथ, पाथ भी सेम होना चाहिए इसकी। सही है स्टूडेंट? इसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये डिफाइन आप लोगों को मैंने रोटेशनल डायनामिक के हिसाब से पढ़ी, लेकिन उसमें ऑक्सीलेशन वर्ड डालना है। अब ऑक्सीलेशन क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। चलो तो बढ़ते आगे। सबसे पहले ऑक्सीलेशन जो वर्ड लिख रहे हो सर, इसका मतलब समझा दो। देखो ऑक्सीलेशन किसको कहते हैं, इस चीज पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो ऑक्सीलेशन है ना, एक्चुअली 2 तरीके के हो सकते हैं। पहले ऑक्सीलेशन समझते हैं। ऑक्सीलेशन के लिए हमारे बुक्स में स्प्रिंग का एग्जांपल लिया है, स्प्रिंग है आपकी बुक्स में, तो स्प्रिंग का एग्जांपल उठाऊंगा। सबसे पहले स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे एक बीच में एक काम करता हूँ, उसको मिटा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो सके ये चीज। ठीक है, अब ये चैप्टर अभी से मैं करने जा रहा हूं स्टार्ट। ठीक है, तो ये ऑक्सीलेशन भी क्या होती चीज पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो यहां पे एक स्प्रिंग ले ली मैंने, जो कि हमारी ये स्प्रिंग, ठीक है, यहां पे एक ऐसा बक्सा ले लिया, ठीक है, ये रख दिया जमीन पे। ठीक है, उसको क्या किया बच्चों, मैंने फोर्स लगा दी और ऐसा खींच लिया। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, खुद लगा रहा हूं, वो एक्सटर्नल फोर्स है। बात समझो, मैं लगा रहा हूं ना, एक्सटर्नल लगा रहा हूं। तो इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे ऐसे करते करते, है ना, यहां पे ये बक्सा आ गया मेरा, यहां से ये अपना सरफेस है। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर कि ये यहां पे x इज इक्वल टू 0 था, यहां पे कोई फोर्स लगाया नहीं था स्टूडेंट। यहां पे कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो x है वो मैक्सिमम तक लेके गया। समझो x इज इक्वल टू, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर, तब क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगी और इसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। सर रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है समझाओ। जो फोर्स रेस्ट के तरफ लेके जाती है, जो उसकी ओरिजिन पोजीशन होती है, जो मतलब जो पहले पोजीशन पे था, उस पोजीशन के तरफ जो फोर्स लगती है उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। मतलब जैसे कि मेरा पेट है, दिख रहा नहीं है ना, मेरा पेट है इस पेट को अंदर दबाओ, देखो अपनी जगह पे आता है, या ऊपर ऐसे खींचो उसको, जैसे चमड़ी खींच लो, तो क्या होगा, आप खींच रहे इधर आपके तरफ, लेकिन मेरी चमड़ी जो है स्किन है वो अंदर की तरफ खींच रही, इसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्ट पे आने के लिए जो फोर्स लगता है उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? रेस्टोरिंग फोर्स, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्टूडेंट इस तरफ और मेरा रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस तरफ। समझे? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गया पहले। ओके, अब क्या होगा थर्ड कंडीशन में, बता सकते हैं आप कि मुझे बताओ क्या ये बक्सा यहां पे आके रुक जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया। कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहती है, जब तक कोई अपोज ना हो, या रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहती है। तो इसके कारण क्या होगा, ये एक्चुअल में यहां पे आके रुकना चाहिए था, ये इसकी पोजीशन थी, लेकिन यहां पे रुकने वाला नहीं है वो बोलेगा नहीं भैया मैं तो आऊंगा इधर, और आ गया बेचारा इधर, ये बक्सा आ गया इधर यहां तक। एक्चुअल में ये पोजीशन थी, आ गया कहां? तो अब क्या होगा कि यहां पे इस पोजीशन को हम कह सकते हैं ये भी एक्सट्रीम। ये कौन सी पोजीशन है सर? ये है एमपी।
मध्य प्रदेश नहीं मीन पोजीशन, ईपी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब अब क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग देखो यहां पे मैंने मीन पोजीशन पे रखी थी जो थी, मैंने फोर्स लगा एक्सटर्नल फोर्स लगने से इसका डिस्प्लेसमेंट यक्स इतना हो गया, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बाद में बताएंगे हम लोग, फिलहाल में इसके कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। ओके, ये जा रहा है इधर, जब भी मैं इसको छोड़ दूं तो यहां पे आके रुकेगा क्या, नहीं, ऐसा आएगा। तो एक कंप्रेशन होने के कारण ये क्या करेगा, फोर्स देखो ये फोर्स इधर लग रहा है, अब ये रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, वो रेस्ट पे आना चाहता है हमेशा। देखो पहले भी रेस्ट पे आने के लिए कोशिश कर रहा था, जब मैंने उसको ज्यादा खींचा था, तब ये कंप्रेस हुआ तो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। मतलब एक लाइन पे लिखो तो ये बात समझने की कोशिश करनी है, ये मीन पोजीशन एक ही लाइन पे निकाल रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब एक बार मेरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है, समझे, दोबारा मीन पोजीशन पे आके यहां तक आ रहा है और यहां तक बाद में वापस आएगा। इसका मतलब सर यहां तक क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों यहां तक इसकी वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए रिटर्न आएगा ना, नहीं तो इसकी तो वेलोसिटी थी ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कम 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 होती। स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग ऐसे दबा दो, बड़ी स्प्रिंग लो दबाओ, इसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम, 0, जैसे 0 होगी वैसे रिटर्न अपने पोजीशन पे आता है। लेकिन स्प्रिंग का यहां पे एक बात पे ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 0 है। प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसे, प्रैक्टिकली होता है क्या, नहीं, ये थ्योरेटिकली पढ़ रहे भैया। देखो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल पढ़ना जमीन आसमान का फर्क होता है, समझ में आ रहा है। अरे एयर का भी रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट, एयर भी एक रेजिस्टेंस करता है हम लोगों को, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे फैक्टर पढ़ोगे ना फिजिक्स में तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो कंसीडर ही करना पड़ता है। तो यहां पे एक बात समझ में आ गई कि ये जाएगा यहां एक्सट्रीम, देखो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम से मीन। ये जो मोशन होता है इस मोशन को ऑक्सीलेशन कहा जाता है। इस मोशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन। देखो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा मीन, इसी मोशन को कहते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड, है ना, फ्रो मोशन, ठीक है। और जो मोशन रिपीट हो इटसेल्फ, ये मोशन रिपीट भी हो रहा है, देखो, है ना, वन सेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं आप लोग। देखो एक सेट हो गया इसका, एक जाना मीन एक्सट्रीम मीन, एक वन सेट हो गया, ऐसे बहुत सारे सेट हो रहे, है ना। इस सेट को ऑक्सीलेटरी मोशन भी कह सकते हैं आप लोग। मेरी बात समझ में आ रही, जो मोशन टू एंड फ्रो मोशन हो, स्विंग मशीन कपड़े सिलाते हो ना आप लोग, जूम, तो देखो ये स्विंग मशीन रहती, देखो इसका मतलब क्या है, सीधी बात कि यहां ऐसे जाके आना, ये भी बोल सकते हैं इसको मीन पोजीशन। तो ये स्विंग मशीन देखो ऐसे आती है, दोबारा वापस आती है, देखो ना, टू एंड फ्रो, या अप एंड डाउन बोलो, अप डाउन, देखो अप एंड डाउन भी बोल सकते हैं, अप एंड डाउन मोशन बोलो, इसी को भी आप लोग ऑक्सीलेशन मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, जो मोशन अप एंड डाउन हो, जो मोशन टू एंड फ्रो हो, उसी को हम लोग ऑक्सीलेशन मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब रही बात, उसके बाद में और भी एक मोशन की बात करते हैं, ताकि इसका मैं बता दूं कि क्या चीज हो रही है और क्या नहीं है। तो यहां पे एक पेंडुलम लिया, आपके पास घड़ी होगी, वॉच होगी, उसके नीचे पेंडुलम होता है, देखा होगा आपने। तो ये जो मोशन है, ये मोशन देखो आर्क के फॉर्म में होता है, ऐसे ये भी है ना, देखो ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, लेकिन ये आर्क, आर्क मतलब सर्कुलर, सर्कुलर मतलब एंगुलर फॉर्म बोलते हैं। देखो इसको भी एंगुलर फॉर्म क्यों बोल सकते हैं, ये सर्कल होता है ना, अगर ये ड्रॉ किया तो सर्कल ही होगा, तो इसके लिए एंगुलर फॉर्म बोलेंगे। तो यहां पे भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, देखो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। सर यहां पे भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है, लेकिन ये एंगुलर फॉर्म में हो रहा है। ये दोनों पढ़ने वाले बच्चों, ये भी पढ़ने वाला हूं, ये भी पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लियो, समझे क्या। तो ये जो मोशन है जुब जुम जुब जुब जो हो रहा है, ये एंगुलर फॉर्म में हो रहा है, ये लीनियर फॉर्म में हो रहा है। सर कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, सर देखो ये लीनियर है, ये एंगुलर है। अगर कोई बाउल में आप लोग कोई गोटी डालते हो तो वो भी लीनियर फॉर्म होता है ऐसे,
होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ये झुम झुम झुम, ये ऐसे होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। तो इसका मतलब इसी में बच्चों ये जो ऑक्सीलेशन मोशन है एक लीनियर के फॉर्म में है और ये जो फॉर्म है उसका एक एंगुलर फॉर्म है। इसीलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से सर? कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसके 2 जो पार्ट्स है वो पार्ट्स है नंबर 1, एक है हमारा कौन सा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम कहते हैं इसको, है ना। हार्मोनिक की वर्ड लगा क्योंकि साइन कोसाइन के फॉर्म में मैं आप इस फंक्शन के फॉर्म में आपको इसको पढ़ना है। क्योंकि हम लोग है ना कोई भी चीज मैथमेटिकल तो पढ़ते हैं। देखो फिजिक्स और मैथ्स में फर्क क्या है? फिजिक्स के हर टर्म का महत्व होता है। टैन क्यू इस्तेमाल करते हैं, साइन क्यू करते हैं, एंगल का इस्तेमाल किया है डायरेक्शन दिखाने के लिए, है एंगल क्यू इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। लेकिन मैथ्स में उसका महत्व नहीं होता स्टूडेंट। इसीलिए बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगने लगता है, क्योंकि हर इक्वेशन लिखने के बाद वो इक्वेशन बोलने लगता है, आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है, उसका मीनिंग होता है। समझे क्या? यहां पे भी मैथ्स है और मैथ्स में भी मैथ्स होती है। फिजिक्स मैथ अलग है, मतलब मैथ्स में मैथ जो होती है ना उसका आपको कोई लेना देना नहीं होता ये टर्म्स क्यों आ रही है। यहां पे महत्व होता है स्टूडेंट। यहां पे अगर मैं ऐसा लिखूं तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इस इक्वेशन का महत्व है कि ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है। यहां पे रिलेशन दिखाता है, ये चीजें को दिखाता है एक्चुअल में चीज क्या हो पा रही है। और मैथ्स में इस चीज का कोई लेना देना नहीं होता है कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है यहां पे। तो इसलिए बच्चों यहां पे लीनियर एसएचएम मतलब इस फॉर्म में दिखाना है, मतलब ऑक्सीलेशन टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन जब लीनियर हो, जो मैंने दिखाया आपको, ये अभी जो देखो ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, और यहां पे एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम, ये जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं ऐसे लीनियर फॉर्म में, इसको लीनियर एसएचएम बोलना। अब जो हमारे पास जो मैं अभी बात कर रहा हूं एंगुलर एसएचएम, तो यहां पे आप लोगों को पेंडुलम पढ़ना है। सिंपल पेंडुलम की बात, ये देखो ये करना है। बात समझ में आ रही है? ओके। इसके अलावा इसके 2 आपके चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीलेशन डैम्प एंड अनडैम्प ऑक्सीलेशन रहता है। ठीक है, ये लीनियर एसएचएम या एंगुलर, मतलब ऑक्सीलेशन का ही वर्जन है लीनियर एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशंस होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन में साइन कोसाइन फंक्शन में लिखने वाला, इसका डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछा तो मैं लिख सकता हूं ए साइन, दिखाने वाला हूं ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी होने वाली ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन होने वाला स्टूडेंट यहां पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इस फंक्शन में दिखाना है मुझे, उसी को एसएचएम कहते हैं, इसको ही एसएचएम कहते हैं, इसमें दिखाने वाला लीनियर में। चलो, इसके बावजूद बच्चों और भी 2 टाइप्स बता सकता हूं मैं। ये के बुक्स में क्यों नहीं दिया पता नहीं है ना। एक है हमारे पास अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, और जो दूसरा था वो है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ये क्या प्रॉब्लम है सर? बताऊंगा, टेंशन मत लेना, हर चीज का एक्सप्लेनेशन होगा। देखो, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन मतलब क्या? जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो। देखो ये एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं बताऊंगा मैं, हर चीज बताने वाला। देखो ये जो दिख रहा है आपको, यहां पे अगर 5, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं स्टूडेंट। यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो रहा है, मतलब इस मार्कर को फेंक रहा हूं, जुफ सर कहां तक गया? यहां से यहां तक। तो यहां पे भी 5, यहां पे थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ तो टेंशन मत लीजिए, ये भी 5 है। ठीक है, यहां पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहां पे भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो चीजें है 5 5 5 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, उसको कहना है अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है? क्या नहीं। जैसे स्विंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हो, जितनी अंदर जाती उतनी ऊपर ऊपर नीचे, अनडैम्प्ड। लेकिन यहां पे फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, तब उसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं। और जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है उसमें एम्पलीट्यूड आपका डिग्रीज होता है। जूम जूम जूम, देखो एम्पलीट्यूड डिग्रीज हो रहा है। देखो ये यहां पे सर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यहां पे कितना है सर? 5। यहां पे कितना है? 2। यहां पे 1 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड जहां है ना, ये क्यों होता होगा सर? फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस होगा, अपोज होता होगा, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड कम होता है। बात समझ में आ रही है? देखो 2 टाइप के पेंडुलम से,
सिर्फ पेंडुलम के दो टाइप्स दो है। कैसे? एक कोने का पीछे सेल लगाते और उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, घूमते रहता। लेकिन हम लोग जो ऐसे हवा में, जैसे कि मेरे पास एक चार्जर है, उसको अगर मैं पकड़ाऊं यहां पे, कि यहां पे अगर मैं छोड़ दूं ऐसे, देखो ये इसका एम्पलीट्यूड देखो कम होगा, धीमे 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 कम होगा कि नहीं होगा? देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? समझे क्या? तो ये हो गया डैम्प ऑक्सीलेशन। और अगर इसके पीछे मैं कोई मतलब लगा दूं, मशीन्स लगा दूं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको घुमाने का जो तरीका होगा वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा कि नहीं? तो इन बातों को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहां पे आपको ऑक्सीलेटरी मोशन मतलब ऑक्सीलेशन मतलब जो मोशन टू एंड फ्रो हो, ऑक्सीलेटरी मोशन जो मोशन रिपीट अगेन एंड अगेन हो, इसका वन सेट लेना, उसको ऑक्सीलेटरी वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। ये इसके दो टाइप्स है, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और एंगुलर में ऐसे गोल घूमते, जो चीज गोल मतलब पूरी गोल घूमने की जरूरत नहीं, थोड़ी। देखो तो क्या सर्कुलर मोशन भी ऑक्सीलेटरी मोशन हो सकता है क्या? आंसर इज नो। बच्चों को लगेगा कि देखो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है सर, क्या ये ऑक्सीलेटरी मोशन है? तो आंसर इज नो। क्यों? जिस मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मोशन हो, देखो यहां पे तो ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम कौन सी मानना है? यही एक्सट्रीम होगी फिर तो। जहां देखो ये आ रहा है, नहीं यहां पे टू एंड फ्रो मोशन मतलब जाना एक्सट्रीम पे, मीन पे आना, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ऐसा जो मोशन हो उसी को ऑक्सीलेशन मोशन बोलना है, अदर चीज को नहीं बोल सकते। ये सर्कुलर मोशन में आ रहा है, सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, समझे क्या? इन बातों पे ध्यान रखना है स्टूडेंट आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये ऑक्सीलेशन अच्छी तरह से हमारा हो गया है। अब थोड़ा सा पीरियोडिक मोशन तो देखा हमने, तो भी थोड़ा सा यहां पे डिटेल में देखते हैं। अभी यहां पे पीरियोडिक मोशन, जो मोशन रिपीट हो, इटसेल्फ हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ, इसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हम लोग ऑक्सीलेशन में ये जो है पेंडुलम का अगर एग्जांपल लेंगे तो पेंडुलम के लिए बोल सकते हैं सर जा रहा है ना, ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, जाना आना जाना, ये हो गया वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, दोबारा जाना आना जाना आना, अगर सेम पाथ हो, सेम इंटरवल लगे, पहले के लिए 2 सेकंड लग रहा है सर पहला पीरियड, दूसरा पीरियड भी 2 ही सेकंड का हो, और इसके पाथ सेम होना चाहिए। लेकिन पाथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। और एक चीज है बच्चों, पीरियोडिक मोशन रोटेशन डायनामिक्स में भी वर्ड इस्तेमाल किया है, सही है। अब ऑक्सीलेशन भी वही है, इसका क्या रिलेशन हो सकता है क्या? हाँ रिलेशन है। हर ऑक्सीलेटरी मोशन है ना, लिख सकते हैं ईच ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। देखो ईच ऑक्सीलेटरी है ना, ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। हाँ ये पीरियोडिक मोशन जो मोशन रिपीट हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, थोड़ा सा बोलना यहां पे गलत भी हो सकता है। कैसे सर? बुक्स में तो लिखा है, आप गलत कैसे साबित करें? देखो इसमें आपका डैम्प है या अनडैम्प ऑक्सीलेशन, उसके ऊपर डिपेंड है। ये शायद अनडैम्प ऑक्सीलेशन के लिए बोल रहे हैं, ऐसी बात कर सकते। अनडैम्प पता है ना, मतलब जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, मतलब ये बोल सकते हैं, मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड कब कांस्टेंट रहेगा? कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना, और यूनिफॉर्म स्पीड हो इसकी, सही है ना, तभी हो सकता है। मतलब ईच ऑक्सीलेटरी मोशन इस पीरियोडिक मोशन हो सकता है। लेकिन कब स्टूडेंट? अगर वो कोई अपोज नहीं हो रही चीज है ना, और इसको डैम्प अनडैम्प ऑक्सीलेशन बोलेंगे। ये अनडैम्प ऑक्सीलेशन हो तो हर टाइम पे ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि हर टाइम उसका टाइम सेम नहीं होगा। अगर ये पेंडुलम जैसे कि हमने हमारा क्लॉक है, उसका सेल डाला पेशल, तो घूमते रहेगा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड देखो, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं स्टूडेंट, यक्स ये जो हो रहा है ना मैक्सिमम, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे सेल लगा है, सेल लगाने से कारण ये अपना जो ऑक्सीलेशन है वो कांस्टेंट रख रहा है,
तो इसकी जो टाइम भी है 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है हमेशा, तब ये बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने मेरे हाथ में अभी चार्जर लिया था, तो चार्जर देखा होगा आपने, इसकी मैं एम्पलीट्यूड कम 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 करते तो इसका पीरियड भी कम ज्यादा होता होगा। बात तो समझ में आ रही है, ये बात तब है। बट एक वर्ड लिखूंगा अभी, देखो, ईच ऑक्सीलेटरी मोशन, हर ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है। हाँ ऐसा बोलो, हो सकता है, हो सकता है। होगा इसकी गारंटी नहीं है, वो डैम्प है अनडैम्प है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये अनडैम्प रहता तो उसका एम्पलीट्यूड देखो यहां से याद बाद में कम 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 करते 0 होगा, है ना, डैम्प ऑक्सीलेशन। ये अनडैम्प की बात है। चलो, बट ईच पीरियोडिक, देखो ईच पीरियोडिक मोशन, है ना, इज नॉट, है ना, आपकी बुक्स में लिखा है नॉट ऑक्सीलेटरी मोशन। ये बात समझा देता हूं, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात को समझो, मैं ये बोल रहा हूं हर ऑक्सीलेटरी मोशन, हर पीरियोडिक मोशन वो ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कोई भी पीरियोडिक मोशन ले लो, क्या वो ऑक्सीलेटरी होगा? नहीं होगा। क्यों सर, बात समझाओ। ये ऑक्सीलेटरी मोशन है, हाँ बिल्कुल। स्विंग मशीन नीचे जा रही ऊपर आ रही है, ऑक्सीलेटरी मोशन है। यस, ऑक्सीलेटरी मोशंस है, बराबर है। स्विंग मशीन का सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है। उसके बाद में हमने बाउल लिया था, इस बाउल का एग्जांपल हो सकता है ये भी, है ना। लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल कि मैं ये सन है और ये आर्थ रिवॉल्व हो रही है, ये क्या पीरियोडिक मोशन है? बिल्कुल है सर, ये पीरियोडिक मोशन है। ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ये ऑक्सीलेटरी मोशन है, ये ऑक्सीलेटरी मोशन है, ये भी स्विंग मशीन का ऑक्सीलेटरी मोशन है। लेकिन ये भैया सर्कुलर मोशन है। तो क्या ये ऑक्सीलेटरी मोशन है? आंसर इज नो। तो इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये ऑक्सीलेशन कर रहा है, जुब जुब जुब, है ना। मीन पोजीशन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, टू एंड फ्रो मोशन इसमें है, इसमें है, इसमें है। और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं यार, है ना। झूला होता है, झूला, झूला पता है ना, खेलते हैं हम लोग ऐसे, झूला खेलते हैं, ओके, वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन है। लेकिन ये ऑक्सीलेटरी मोशन है क्या? नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस को जो लिख रहा हूं मैं वो करेक्ट है। ईच पीरियोडिक मोशन, हर पीरियोडिक मोशन, हर पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हर ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक है। उल्टा लिखा है मैंने। इन बातों पे ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस लाइन है। इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इसको इतना दोबारा दोबारा बोल के आपके दिमाग में जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको तो अभी ऑक्सीलेटरी के 2 मोशन पता लगे हैं, एक लीनियर होता है एसएचएम, एक एंगुलर एसएचएम है, ठीक है। मतलब ऑक्सीलेशन ही एसएचएम है, लेकिन उसमें 2 टाइप से, ओके। हम लोग अभी बात करने वाले हैं लीनियर एसएचएम की। चलो, लीनियर एसएचएम में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और जो पहले एग्जांपल दिया अब इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो इक्वेशंस है उस इक्वेशन से हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा। तो लीनियर एसएचएम के लिए मैं यहां पे लिख दूं लीनियर एसएचएम। हम लोग एंगुलर और लीनियर देख रहे हैं, है ना। तो इस चैप्टर में लीनियर एसएचएम की ज्यादा बात होने वाली है। तो हम लोग अब बात करते हैं लीनियर एसएचएम की। चलो, लीनियर एसएचएम में क्या है सर बताओ। हमने अभी स्प्रिंग ली, इसी का एग्जांपल लेना है। हमने पहले सबसे पहले स्प्रिंग ली थी जो कि यहां रखी थी ऐसे, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने एक कुछ लगा दिया, बक्सा गिक्सा, जो भी उसका मास यम होगा, जो भी, है ना। इसका वेट होगा नीचे यम जी, ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसके कारण वो रुक जाएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, कुछ नहीं। अपने पोजीशन पे क्यों खड़ा है भैया, ना नीचे आ रहा ना ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल और एम जी, और यहां पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग ऐसे खेलने की आदत बहुत होती है उसको पकड़ के खींचा, मैंने खींच लिया, ऐसे ऐसे करते करते इसको यहां तक खींच लिया, ठीक है। ये खींच लिया मैंने, तो ये बक्सा आ गया यहां तक, ठीक है। ये इसका सरफेस है, ये मास है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। ऑब्वियसली जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, वो यक्स इतना हो गया इधर इस साइड में,
मेरी राइट होगी, आपकी लेफ्ट होगी, देख लेना, ठीक है, आप कैसे देख रहे। तो यहां पे यहां से यहां उसको खींचा मैंने। अब मुझे बताओ, जैसे खींचने के बाद आपको बताया कि एक फोर्स तैयार होती है, और वो फोर्स जो है वो फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स समझ में आई ना, जो रेस्ट के तरफ लेके जाती है, मीन पोजीशन के तरफ लेके जाती है, उसी का नाम रेस्टोरिंग फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है? रबर पकड़ के देखो, जस्ट इसमें कौन सी रेस्ट की तरफ आ सकती है? जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। ये बात इंपॉर्टेंस है। कौन सी चीज आ सकती है ओरिजिन पोजीशन पे? क्या मैं कोई चीज को पकड़ू और एक दूसरी चीज है पकड़ के ऐसा खींचा तो टूट जाएगी, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वही चीज अपने पोजीशन पे आने के लिए एक इंटरनल फोर्स लगाती है, उसका नाम होता है रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्ट पे आने के लिए फोर्स। सही है? बाद में बच्चों मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये नाराज होगा, उसने बोला चलो आपने छोड़ दिया, मुझे इतना खींचा आप, मैं तो अपने जगह पे यहां पे आना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या होता है? पहला लॉ न्यूटन्स का, कोई बॉडी अपनी जगह पे है ना, क्या है, जो चीज है वही जगह पे रहती है, एक या चल रही है तो चलते ही रहना चाहिए। तो ये चीज चल रही है और चलने से यहां पे क्या होगा, ये यहां रुकना चाहिए तो यहां पे रुकेगी। कैसे देखते हैं? देखो ये स्प्रिंग, ठीक है, ये आ गई, ठीक है, तो ये मास है। ये देखो अब यहां पे ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई, और कॉम्प्रेस होने के कारण ये रेस्टोरिंग फोर्स होगा इधर। आप देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, मेरा मैंने डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा था, रेस्टोरिंग फोर्स इधर। मतलब डिस्प्लेसमेंट और रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोज में, हमेशा अपोज में। बात समझ में आ रही है? नंबर एक बात मिली। दूसरी बात, ये जो फोर्स है हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे आना चाहता है, और दूसरी बात, आपने जितना फोर्स लगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये आप बोलेंगे सर आपने तो कहा कि फोर्स जितना उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो माइनस साइंस क्यों लगाया? बात को समझो, मैंने बोला मैंने जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस साइन कहां से आपने अंदर डाल दिया? बच्चों ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होता है। तो ये जो फोर्स है ना, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये रेस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जितना लगाओगे उतना रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। हाँ सर अब समझे, मतलब मैं बता रहा हूं अगर आपने यहां पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो रेस्टोरिंग फोर्स 1 लगेगा, 2 लगाया तो 2 न्यूटन होगा, 10 लगाया तो 10 होगा, 50 लगाया तो 50 रेस्टोरिंग फोर्स होगा। और रेस्टोरिंग फोर्स का और इसका मुझे रिलेशन निकालना है, इसीलिए मैंने एफ रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट दोनों का डायरेक्शन अपोज में है। रेस्टोरिंग फोर्स इधर, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। देखो खींच रहा हूं तो यक्स इधर बढ़ते जा रहा है। देखो पहले समझो 1 मीटर सेंटीमीटर बढ़ गया, वो बढ़ रहा हूं 1-2 सेंटीमीटर बाद 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स तो बढ़ रहा है उस टाइम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोज में है। इस बात को नोट करें, समझे? चलो तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान रखना मैं लिखूं ना लिखूं तो भी पता होना चाहिए, माइनस के यक्स। के कौन है भैया? ये के द स्प्रिंग कांस्टेंट है, रेस्टोरिंग कांस्टेंट है, जो आपको बोलना है, ठीक है? फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं यहां पे, जो आपको चिपकाना चिपका लो। गॉट इट? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, रेस्टोरिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट जो बोलना है, और एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। एफ कौन है? एक्सटर्नल फोर्स? नो, रेस्टोरिंग फोर्स है। चलो इसके SI यूनिट देखते हैं के मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना, इन लिखो नहीं तो ऐसा लिखना पड़ता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो यहां पे लिखूंगा मैं एफ बाई एक्स। तो SI यूनिट निकाला, एफ फोर्स न्यूटन है, डिस्टेंस मीटर है, उसके डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है? न्यूटन के डायमेंशन याद रखना, दुआ में हमेशा बोलता हूं बच्चों को मैं, ठीक है? 11th में बहुत बोलता हूं। 2 चीजें, एक न्यूटन जी, जूल जी। न्यूटन के डायमेंशन m1 L1 T-2, क्योंकि यहां का एक्चुअल में यूनिट नहीं है, नाम है साइंटिस्ट का, इसलिए याद करना है। और ये m1 L2 T-2, क्या फर्क है समझ में आ रहा है इसमें और इसमें?
कुछ नहीं, बड़े भैया है इसलिए इसकी लेंथ बढ़ गई। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ। एक्चुअल में फोर्स इज इक्वल टू एम ए फार्मूला है कि नहीं, इसका यूनिट लेकिन न्यूटन है। एक्चुअल में यूनिट क्या है, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशन देखो m1 l1 t-2, समझे कैसा है? तो बात समझ में आ रही है? मास का केजी, मीटर पर सेकंड, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, टाइम डिवाइडेड है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। यल से यल को मारवा दो। ये क्यों दे रहे सर? ये एमसीक्यूज में आता है ऐसे, m1 l0 t-2। तो ये हो गया इसके डायमेंशन भी। बात समझ में आ रही है? रिलेशन समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है। चलो और भी बढ़ना आ गया हम लोगों को। ये तो आपके बुक्स में नहीं था तो भी दिया, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंस है। बढ़ते आगे। चलो अब क्या देना है मुझे कि यहां पे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन तो पता है सबको, तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं वैल्यू। कहां से आ गया? न्यूटन्स ला पता है ना, सेकंड चेंज इन मोमेंटम। तो एफ होगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, समझे? तो यहां पे ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के इज द कॉन्स्टेंट है। अरे मास भी जो होगा कॉन्स्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको बाहर रखते हैं, माइनस एक्स। माइनस एक्स कौन है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्टेड। कैसे होगा समझो, समझो मुझे बताओ। जैसे स्टूडेंट आप लोग इधर जाते हो ना, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन यहां पे 0 होता है, यहां पे मैक्सिमम होता है। सर कहां से लाते उठा के बताओ। इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड लेक्चर जो होगा वो बहुत डिटेल में होगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एक्सेलरेशन का ये मैंने रिलेशन बताया था। एक्सेलरेशन यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे 0 होता है, या मिनिमम बोलो, यहां पे मैक्सिमम होता है। क्यों होता है उसका आपको विथ प्रूफ, मैथमेटिकली प्रूफ दूंगा मैं। प्रूफ होते हैं इसके। बात समझ में आ रही है ना? इसकी प्रूफ है मेरे पास स्टूडेंट। और यहां पे एक बात हम लोग लिखने जा रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। इसका एक प्रूफ, इसको अभी नहीं पढ़ते पढ़ते देना पड़ता है। अगर मैं आज ही दे दूंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे यहां पे रोकना पड़ रहा है। चलो इससे सर आप लोगों को इस लीनियर एसएचएम की क्या डिफाइन बन रही है? तो सिंपल सी है। क्या? रेस्टरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्टेड। ये जो फोर्स है, इस फोर्स के बारे में कुछ लिखा जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखो, रेस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के तरफ होता है। और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्टेड होता है। क्या बोल रहा हूं? नंबर 1 क्या बोला मैंने कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, साइन की बाद में बात, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखोगे? फोर्स इज ऑलवेज कहां है? डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। देखो फोर्स, लेकिन कौन सा? रेस्टोरिंग फोर्स लिख सकते हैं। फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ है। और तीसरी चीज क्या पढ़ाया मैंने आपको यहां पे? फोर्स इज ऑलवेज, हाँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्टेड, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। बस ये 3 चीजों पे ध्यान रखना है। बस यही डिफाइन है। क्या लिखोगे फिर? फोर्स, है ना, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्टेड। बात समझ में आ रही? सिंपल वर्ड में मैंने आपको डिफाइन बनाने की कोशिश की है, और ये इसको भूलना मत भैया। और ये कौन सा फोर्स है? तो रेस्टोरिंग फोर्स है, इसको मत भूलना। इसका जो कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट की यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ चीजें मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। देखो, मैं, मेरे पास जितना नॉलेज है उतना नॉलेज आपकी तरफ जाना चाहिए। नॉलेज आपको गेन करने के लिए बच्चों वीडियो पहले से देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के हर बच्चे को हर चीज अच्छी तरह से मिले। ये मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेंगी। क्या आप लोग नॉलेज देने के लिए तैयार हो? तो वीडियो को यार कमेंट करते जाओ, लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।